भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसके लिए देश की जनता नाराज है उनसे। चुनाव आयोग के खिलाफ, आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ 17 अक्टूबर 11 बजे सुबह जंतर मंतर पे हम लोग ने जैसा वादा किया था मैंने आंदोलन करने का, आंदोलन दोबारा शुरू है। पेपर बैलेट से चुनाव होने का कानून है, मशीनों से चुनाव होने का कानून ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करने से रोकना चाहते हैं। दोबारा चुनाव होंगे तुरंत। हरियाणा के बहादुर लोग 17 तारीख को हम जंतर मंतर पे सुबह 11 बजे से हम इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। चुनाव आयोग के खिलाफ, आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ 17 अक्टूबर 11 बजे सुबह जंतर मंतर पे हम लोग ने जैसा वादा किया था मैंने आंदोलन करने का, आंदोलन दोबारा शुरू है। मैं किसानों से, चरूनी साहब को कैसे क्यों हराया बताइए आप? चरूनी साहब को हराने का क्या पर्पस था? एक तीर से दो शिकार, कि किसानों का मुद्दा ही नहीं है। अब आप बताइए इससे बड़ा झूठ कुछ हो सकता है? और कितनी आसानी से साबित कर दिया। और यही योगेंद्र यादव साहब बैठ के बता रहे हैं। इसका मतलब तो किस तरीके से इनडायरेक्टली ये समझा रहे हैं कि ये झूठे किसान बैठे हुए हैं, ये योगेंद्र यादव जी समझा रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि हम इन्हें आरएसएस का एजेंट ना बोलें, तो ऐसा कैसे होगा? मैं तो आरएसएस के एजेंट एक्सपोज करने का एक्सपर्ट माना जाता हूँ ना। मैंने, हमारे एक मौलाना थे वो महमूद मदनी साहब, उनके बारे में 5 साल पहले बोला ये एजेंट है। आज पूरा देश क्या कह रहा है? महमूद मदनी जो हैं वो आरएसएस के एजेंट है। 5 साल लगे समझने में। तो मैं ये नहीं चाहता कि राहुल गांधी जी को और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारी, सपा को, बसपा को, एनसीपी को, शिवसेना को, और ख़ास तौर पे बड़े एक शिकार हैं इनके दो और, नवीन पटनायक जी और वाईएस जो जगन मोहन रेड्डी साहब है ना, उनके फादर तो मेरे दोस्त थे जब मैं कांग्रेस में था। तो ये लोग भी बड़े शिकार हैं इस मशीनों के। तो इन लोगों के अंदर जो एजेंट बिठा रखे ना, इनको बहकाने के लिए कि नहीं मशीनें ठीक हैं, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, इसका इशू नहीं उठाना चाहिए। ये लोग सब समझ जाएं, 5 साल का इंतजार न करें, बहुत देर हो जाएगी। अगर महाराष्ट्र में, अगर झारखंड में, अगर दिल्ली में, अगर बिहार में ये मशीनों के द्वारा चुनाव जीते, और जो जीते जाएंगे मैं बता रहा हूं अभी से, तो हम लोग तो अपना आंदोलन कर रहे हैं। हमने सारे इसके बारे में पूरी डिटेल्ड में ए से लेकर जेड तक सब रिसर्च भी कर रखी है। हमारे पास एक एक तोड़ है कि ये मशीनों से भी चुनाव होता है, तो उसको, उसकी ताकत को कम से कम कैसे कर दिया जाए, उसके जहर को कम से कम कैसे कर दिया जाए, उसका भी इंतज़ाम है। तो हमने तो अपना आंदोलन शुरू कर दिया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो ऑपोजिशन की पार्टीज़ हैं उनके ऊपर भी देश की जनता नाराज़ है। मैं साफ साफ बता रहा हूँ। जैसे भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसके लिए देश की जनता नाराज़ है उनसे, तो उससे बराबर ही या उससे भी ज़्यादा ऑपोजिशन के खिलाफ हमारा गुस्सा है, क्योंकि हमने, देश की जनता ने, ऑपोजिशन पार्टीज जो हमारी नौकर हैं, भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी की तरह, उसकी भी जिम्मेदारी लगाई थी कि ये बेईमानी रोको आप। और कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जो है वो पूरी तरीके से नाकाम हुआ है इन मशीनों को रोकने में। तो हमारी नाराज़गी उनकी तरफ से भी, इसमें बहानेबाजी नहीं चलेगी। आप लोग आएँ, वरना हम आप लोगों के भी खिलाफ बोलना शुरू करेंगे, ये मशीनें रोकें। और आज की तारीख में भी कानून क्या है? पेपर बैलेट से चुनाव होने का कानून है, मशीनों से चुनाव होने का कानून ही नहीं है। आए, हमसे समझे जो बात समझ में नहीं आती। हम कोई आपसे फीस नहीं चाह रहे, हम कोई आपसे कोई लालच नहीं है। हमारा लालच असल में एक ही लालच है हमारा, कि हम भारत के संविधान को बचाना चाहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करने से रोकना चाहते हैं। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी से भी ज़्यादा जिम्मेदार ये ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, जो कि जनता की इस आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं, या सुनकर भी अपनी ताकत नहीं लगा रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन में अपने आरामदेह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सड़कों पे आएँ, वो सारे लीडर जो आज एसी में बैठे हैं, कुछ मुट्ठी भर लीडर्स ही हैं जो सड़क पे लड़ाई कर रहे हैं, उनका साथ देने के लिए। और उन टॉप लीडर्स की भी जिम्मेदारी है, ये नहीं कि खुद मेहनत कर ली इतनी, आपको अपनी पार्टी के लोगों को भी मेहनत करानी पड़ेगी। और जो लोग मेहनत नहीं करते, जो लोग गद्दार हैं, जो पार्टी से गद्दार है, और पार्टी से भी बड़ा कोई राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, मायावती जी, अखिलेश जी, शरद यादव, पवार जी, लालू यादव जी देश से ऊपर नहीं है। इन लोगों को सबको सड़कों पे आना पड़ेगा। ये देश की जनता की आवाज़ है। ये मशीनें हटाएं, उसके बाद
मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर बैलेट से 100% निष्पक्ष चुनाव होंगे, लेकिन चोरी डकैती डालने की ताकत कम हो जाएगी। पेपर बैलेट से बूथ लूटे जा सकते हैं, और वो भी आजकल में और मुश्किल होगा। आजकल के दौर में जब फेजेस में चुनाव होते हैं बहुत ज़्यादा, और जो वीडियोग्राफी होती है बहुत मुश्किल है बूथ कैप्चरिंग भी करना। लेकिन मशीनों से तो पूरे की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, पूरे के पूरे राज्य लूट लिए जाते हैं, बूथ कैप्चर हो जाते हैं। तो पेपर बैलेट से ही चुनाव होना है, वही कानूनी तरीका है। इसीलिए हमारा यही आह्वान है कि 11 बजे 17 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा इस आंदोलन में शामिल हो। अब ये लड़ाई करो या मरो की हो गई है। इसके बाद देश में संविधान नाम की वस्तु ख़त्म करने का सबसे बड़ा कदम होगा अगर ये मशीनों से चुनाव होते हैं। इसीलिए मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी से, सारे किसान नेताओं से, सब आपके आंदोलन बेकार हो जाएंगे। ये योगेंद्र यादव जी जैसे लोग भीतर घात करके ख़त्म कर देंगे। और भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर मशीनों को नहीं रोका गया, चुरूनी साहब के इतने वोट आने चाहिए थे, बेवकूफ़ समझते हैं हमें, ये मशीनों के वोट हैं। तो ये जो है, इसलिए आंदोलन की तैयारी करें और आएँ। ये आंदोलन तब तक चालू रहेगा जब तक जो कानून है आज का देश का पेपर बैलेट से चुनाव कराने का, उससे चुनाव दोबारा शुरू नहीं होते। जो मशीनों से चुनाव होते हैं वो गैर कानूनी है, बेईमानी है, चोरी है, डकैती है। जो व्यक्ति इस बात में हमारे साथ नहीं है वो बेईमान है या नासमझ है। इसके अलावा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बात सुनी। अब आप सवाल पूछ लें, और ज़्यादा से ज़्यादा कड़वे से कड़वा सवाल पूछें, ताकि देश की जनता देख ले हमारे आर्ग्यूमेंट में 1% भी कोई भी कमी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं आप सभी ईमानदार जर्नलिस्ट से मुश्किल सवाल मुझसे पूछें। लेकिन सर सवाल ये है कि हाल ही में हरियाणा का रिजल्ट आया, जो कि आपने कहा, कांग्रेस का आरोप ये है कि हम सभी सीटों की बात नहीं कर रहे हैं। 3 सीटों पे, जिसमें महेंद्रगढ़, हिसार और पानीपत शामिल है, वहां पर काउंटिंग में गड़बड़ी हुई है, काउंटिंग प्रभावित हुई है चुनाव आयोग के द्वारा। मैं अभी क्या कह रहा हूं आपसे, ये जो कांग्रेस पार्टी के अंदर एक कॉकस है जो एजेंटों का है, हमें पता है ना सबसे ज़्यादा। मैंने जो वीडियोग्राफी की मशीनें मांगी, ये मांगी है वीडियो रिकॉर्डिंग, वो आ जाए। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ अगर कानून का पालन हुआ होगा, वीडियोग्राफी में सब नज़र आ जाता है, तो मैं जनता से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा। एक सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी में 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ये है सच्चाई। अब इनकी ज्ञान विज्ञान बात इनकी सुनना बंद कर दीजिए। ये ईमानदारी, एक तो ये नासमझ हैं, इनको आइडिया नहीं है, ये कलफ के कुर्ते, एसी, पैसे कमाने के अलावा ये जो एजेंट्स हैं ना आरएसएस के, उनको कोई काम नहीं है। ये चमत्कारिक, ये राहुल गांधी जी और अपने लीडर्स को, जैसे मायावती जी को और अखिलेश यादव जी को बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं। ये चमत्कारिक पुरुष या महिलाएं होते हैं। कोई मुश्किल काम होगा इनको दो, ये कर देंगे। क्यों? क्योंकि आरएसएस से इनके कनेक्शन है। उनसे कह के, अच्छा ये रिपोर्ट छपने वाली है आपके खिलाफ, मैं रुकवाता हूँ राहुल जी जाके, देखो मैं क्या चमत्कार करता हूँ। मैंने उस जर्नलिस्ट से बात कर ली है, रिपोर्ट रखवा ली। अरे वो तो प्लांटेड ही होती है ना, इतना सा इनका मोडस ऑपरेंडी। अच्छा ईडी की रेड होने वाली है, मेरे कुछ आदमी, मेरा रिश्तेदार है वो ईडी में ऑफिसर है, उसने मुझे खबर दे दी ऐसा ऐसे होने वाला है। ये सब झूठ, ढकोसला, फ्रॉड, कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ऑपोजिशन के लीडर्स इतनी बड़ी बेईमानी और चोरी नहीं कर रहे हैं जो उनको ईडी, सीबीआई और या इनकम टैक्स कुछ कर लेगी। उससे 1000 गुना ज़्यादा आरएसएस और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। इनको यही बात है कि 2 सीटों पे गड़बड़ हुई है, 5 सीटों पे गड़बड़ हुई है। अरे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ वीडियोग्राफी चुनाव आयोग दे देना। मैं तो कानूनी बात कर रहा हूँ, मैंने एप्लीकेशन लिख दिया, ट्विटर हैंडल पे जाके देख लें, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। एक सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनाव आयोग बता दे कि जिसमें उन्होंने कानून का पालन किया है, वीडियोग्राफी में दिखा दे, मैं हाथ जोड़ के पूरे देश से माफ़ी मांगूंगा। वरना मोदी जी माफ़ी मांगे, वरना चुनाव आयोग माफ़ी मांगे, वरना ये जयराम रमेश जी और योगेंद्र यादव जी और इन जैसे सब लोग माफ़ी मांगे देश से कि कानून का पालन नहीं हुआ है। वोटिंग के दौरान गड़बड़ी होती है या काउंटिंग के दौरान गड़बड़ी होती है? हर समय गलती होने के चांस होते हैं। इसमें मैं बार बार आपको बहुत सारे तरीके बता चुका हूं, आज मैं आपका समय नष्ट नहीं करूंगा। फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग से, जब ये मशीनों की फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग होती है, मॉक पोलिंग होती है चुनाव से 3-4 महीने से पहले, उस दिन से लेके और काउंटिंग के दिन तक और उसके बाद भी कभी भी इसमें हेरा फेरी हो सकती है। ये बात का डिमॉन्स्ट्रेशन हम 10 बार दे चुके हैं। जिसको इतनी सी भी कोई भी समझने में दिक्कत हो, मेरे पास सीधा है, मेरे दरवाजे तो खुले हैं ना, कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी, कोई भी आए, मैं सबको फ्री ऑफ कॉस्ट समझाने को तैयार हूँ। आप लोग चुनाव आयोग से क्या मांग कर रहे हैं फिर? आप मैं चुनाव आयोग से तो कोई, मैं पागल हूँ? मैं क्या पागल हूँ या मिला हुआ हूँ जो मैं चोर से जाके कहूँगा कि तुम ये मांग करो, चोरी ना करो? मैं तो चुनाव आयोग के तीनों अधिकारियों को, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ जाके
मोदी जी ने और अमित शाह जी ने अपने वोट से, और जो कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन थे तब चौधरी साहब, वो तो गए ही नहीं थे ना, इन लोगों की जेब के बने हुए लोग हैं। अब मैं जाके उनसे कहूँगा कि आप जो है काम ठीक करो, अरे जब गड़बड़ी वो कर रहे हैं, मैं चोरों के पास जाके चोरी रोकने की बात करूँगा? मैं पागल हूँ क्या? ऐसा नहीं होता है, ये फ्रॉड होता है। तो हमारा डिमांड ये है, हमारा राष्ट्रपति साहब से, हमारा इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, कि अब हम एक दूसरा काम कर रहे हैं, हम इनकी इम्पीचमेंट के लिए, तीनों के तीनों चुनाव आयुक्तों की इम्पीचमेंट के लिए एक लेटर बना रहे हैं। हम सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लिखेंगे, जिनका जिनका भारत आरएसएस और बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को छोड़ के जिनकी जिनकी संविधान के प्रति इतनी सी भी श्रद्धा बाकी है ना, हम अपना पूरा केस बना के देंगे। इनकी इम्पीचमेंट की बात कर रहे हैं हम, राष्ट्रपति साहिबा से कह रहे हैं कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको अरेस्ट कराने का काम करें। हम इनसे जाके क्या मांगेंगे? लेकिन हरियाणा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से हो हल्ला मचा हुआ है, आपको लगता है कि कोई आउटपुट बाहर निकल करके आएगा? देखिए, अगर हरियाणा के लोग, सिर्फ हरियाणा के लोग ही हमारा साथ दे दें, आउटपुट निकल के आएगा। क्योंकि वीडियोग्राफी की है ना, मैंने एप्लीकेशन लगाई रखी है, वीडियोग्राफी हुई है 90 की 90 सीटों की, कश्मीर के भी और हरियाणा की भी। वो मंगा के हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक वो लगा दें स्क्रीन बड़ी, और दिखा दें। ये तो चुनाव आयोग का कानूनी मैंडेट है ना, उनकी जिम्मेदारी है ना। अपने आप जनता फैसला कर लेगी कितनी बड़ी चोरी और डकैती की है, सब नजर आ जाएगी वीडियोग्राफी में। मैं इस दावे के साथ कह रहा हूँ, और इतने विश्वास से क्यों कह रहा हूँ, मुझे पता है ना क्या होता है। मैंने रामपुर में वीडियोग्राफी देखी है ना, आप लोगों को दिखाई भी है, डायरेक्ट लूटी जा रही हैं मशीनें, ये होता है। और अगर नहीं लूटी गई तो चेन ऑफ जो सिक्योरिटी है मशीनों की, वो नज़र आ जाएगी। वीडियोग्राफी का तो प्रोविज़न है ना, पहले दिन से लेकर और आखिरी दिन तक मशीनें तो कैमरे की नज़र से गायब ही नहीं होती कभी। कुछ लोग तो कहने लगेंगे कि आप जनता को गुमराह कर रहे हैं, अगर चोरी ही करनी होती तो भारतीय जनता पार्टी जेएनके में भी सरकार बना लेती, कश्मीर यहाँ हरियाणा में ही क्यों सरकार बनाएगी अकेले? ताकि आप ये सवाल कर सको, एक बात। दूसरी बात, और कश्मीर में देखिए 20% तक मैं बता रहा हूँ आपको, अभी तक 20% में गड़बड़ की जाती है, 20% तक। तो इसीलिए 20% गड़बड़ करने के बाद ये रिजल्ट आया है, ये समझ के चलिए एक बात। और कश्मीर में तो आपको लगता है ये सरकार स्टेबल है? उमर अब्दुल्ला साहब बहुत बड़ा धोखा खाएंगे, मैं अभी बता रहा हूँ, पहले भी खाया है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से धोखा, अब दोबारा खाएंगे। वो किस मोड में है अभी कि हमें सेंटर से मिलके चलना है, एलजी से मिलके चलना है, इनके खिलाफ थोड़ी जाना है। अभी 5 सीटें उन्होंने नॉमिनेट करनी है, एक बात। और ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, और जो कांग्रेस के 6 कैंडिडेट्स हैं, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो बहुत सारे जो उनके एमएलए जीत के आए, उनको ऊपर क्या दबाव कि आप रिज़ाइन कर दो, हमारी तरफ आ जाओ। ये कोई खेल पहली बार हो रहा है? मध्य प्रदेश भूल गए, कर्नाटक फर्स्ट टाइम वाला भूल गए क्या याद नहीं आता है? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उनको भी ईवीएम के खिलाफ आंदोलन आज से शुरू कर देना चाहिए, चुनाव जीत कर। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की इससे बहुत ज़्यादा सीटें आएंगी अगर वो आप भी मशीनों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर देंगे। लोकसभा चुनाव से पहले भी आपने आंदोलन किया, फिर आप आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी आपके साथ नहीं आ रही, आप कह रहे हैं कांग्रेस के लोग भी आरएसएस से मिले हुए हैं, आखिर क्या उसका नतीजा निकल पा रहा है? देखिए, हमारा काम है। भगत सिंह ने क्या ये सोचा था कि उसका अंजाम क्या होगा? अशफाकुल्ला खान ने ये सोचा था? बहादुर शाह जफर ने सोचा था? टीपू सुल्तान ने सोचा था क्या अंजाम होना है? लक्ष्मीबाई ने सोचा था क्या अंजाम होना है? तो हम लोग सोचने वाले नहीं हैं। जब देश की बात आ जाए तो सोचते नहीं हैं। सोच रहे हैं हम सिर्फ इसलिए कि किस प्रकार से इन मशीनों को रोक के पेपर बैलेट से चुनाव कराए जाएं, उसके अलावा हम सोचते नहीं हैं ज़्यादा। हम ये नहीं सोचते कि मेरे साथ के अमित शाह जी मरवा देंगे, मुझे झूठा केस लगा के जेल में भिजवा देंगे। ये सब सोचना उनका काम होता है, या मैं जाके कुछ उनसे भी बात कर लूँ ताकि मेरे ऊपर कम हल्के केस बनाए जाएँ। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं भाई। और ये टेस्ट एक और है, जिनके खिलाफ भी मजबूत कानूनी कार्रवाई आरएसएस और बीजेपी ने नहीं की। क्यों नहीं की ये सोच लें। छोटा छोटा केस लगा दिया किसी के ऊपर, वो सब इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये एजेंट हैं, इनको इजाज़त दी गई है मोदी जी द्वारा कि मुझे खूब गाली दो, हम तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, तुम तो हमारे ही आदमी हो। लेकिन जिसने दिल से मोदी जी की, अमित शाह जी की, आरएसएस बीजेपी की खिलाफत की, तो मैं सामने एग्जाम्पल बैठा हूँ, जेलें भरी हुई हैं, मेरे ऑफिस में रेड हुई, मुझ पे इतने खतरनाक मुकदमे लगाए ही जा रहे हैं। मुकदमे मतलब थोक के भाव से। डॉक्टर रितु सिंह के आंदोलन में मैं वकील की हैसियत से था, मेरे ऊपर ही मुकदमा लगा दिया। तो ये होता है, और खतरनाक मुकदमे लगाते हैं। छोटे मुकदमे मतलब एजेंट, बड़े मुकदमे मतलब के खिलाफ थे
बड़े मुकदमे के बाद टूट गए, मतलब पहले ईमानदार थे अब बेईमान हो गए, और जो बड़े मुकदमे के बाद भी खड़े रहे वो हैं संविधान के असली रक्षक, देश के असली रक्षक, असली नागरिक। सर सवाल तो आप पर भी उठ रहा है कि जिस तरह से आप ईवीएम का आंदोलन करते रहे, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो आप इस चुनाव लड़े और उसी ईवीएम से आपने भी वोट हासिल कर। मैंने एक बार चुनाव में ये बोला कि मुझे वोट दो, मैंने तो लड़ाई देखिए। और ये अच्छा सवाल है, शुक्रिया आपका ये पूछने का, बिल्कुल लगने चाहिए। मैंने किसी पार्टी में जाके टिकट की मांग की, मुझे भी कई पार्टियां टिकट दे देती, लेकिन मेरा मतलब देश बचाना, देश का संविधान बचाना था। मशीनों को चुनाव आयोग मतलब 10 मीटर की दूरी से भी छूने नहीं देगा, और बोलेगा ये कि ईमानदारी की मशीनें हैं। तो मशीनों को हाथ में लेके उनकी चोरी पकड़ने का एक ही तरीका होता है, वो है चुनाव लड़ना। इसीलिए मैंने अपने ऊपर सारे इल्ज़ाम लेकर भी और चुपचाप सारे इल्ज़ाम सहकर भी चुनाव लड़ा। और चुनाव में मेरा मेन मकसद क्या था कि ये मैं सारी चोरी पकड़ूं, वो मैंने पकड़ी, और अब मैंने केस डाल रखा है। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर मेरा साथ देंगी तो उससे काम जल्दी हो जाएगा। जीतेंगे तो हम फिर भी, देश की जनता इन ऑपोजिशन की पार्टीज़ को भी, नेताओं को भी नकार देगी, नए नेता लाएगी अगर ये लोग इस संविधान के विरुद्ध, सरकार के खिलाफ मजबूत आवाज नहीं उठाएंगे। सर लेकिन लोग का सवाल ये भी कर रहे थे कि महमूद पराचा और भानु प्रताप जो राज्यसभा जाने वाले हैं, कोई नेता विपक्ष का आता नहीं है सर इस आंदोलन में, आप दोनों पे ही सवाल हो रहा था। तो राज्यसभा चले तो गए, मैं तो चला गया राज्यसभा। अब भानु जी की बात भानु जी से पूछ लीजिए, मैं तो राज्यसभा का मेंबर ही तो हूँ, नहीं हूँ क्या? मेरे खिलाफ तो देखिए, अभी क्या वो योगेंद्र यादव जी और ये जयराम रमेश जी के जो लोग हैं, ऑप इंडिया में तो आर्टिकल लिखवा ही दिया इन्होंने अपने मित्रों के से कहलवा के। पत्रकारों तक को फ़ोन करके धमकियां दे रहे हैं कि प्राचा साहब की बात आपने ऐसे कैसे कह दी। तो पत्रकार जो ईमानदार हैं वो उनसे कह रहे हैं आप बैठ जाओ प्राचा साहब के समय, आप सबको बोल रहा हूँ। ये जयराम रमेश जी अपनी पूरी टीम को लेके, योगेंद्र यादव जी अपनी पूरी टीम को लेके, चुनाव आयोग अपनी पूरी टीम को लेके, जिस दिन जहां ओपनली आप सब पत्रकारों के सामने लाइव डिबेट करने के लिए तैयार हो जाएं, उस दिन मुझे झूठा ठहरा दें या मैं इन्हें झूठा ठहरा दूंगा। लेकिन ये कभी भी, मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ, जयराम रमेश जी और योगेंद्र यादव जी को आप बोलिए कि प्राचा साहब ने ये बोला है, हम इसको ब्रॉडकास्ट करने से पहले आपका ओपिनियन चाहते हैं, वो आपको जवाब दे देना सिर्फ, तो बड़ी बढ़िया बात हो जाएगी, उनका वर्जन आ जाएगा। लेकिन मेरा ऐसा अंदाजा है वो आपसे बात भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो चोरी कर रहे हैं और मैं उनकी चोरी पकड़ रहा हूँ। धमकी जरूर देंगे आपको, वो ये भी बता रहा हूँ मैं, जयराम रमेश जी के लोग भी और योगेंद्र यादव जी के भी धमकियां जरूर दे देंगे आपको कि ये मत करना है ब्रॉडकास्ट, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। चुनाव रिजल्ट के बाद लगता है कि आपको बीजेपी और आरएसएस के लोग ने छोड़ रखा है, इसलिए जो है बड़े केस नहीं होते हैं जेल में डालने के लिए, आप पे ये भी आरोप लगाते हैं लोग। मेरे ऊपर? जी जी सर, मेरे ऊपर डकैती का मुकदमा है, मेरे ऊपर डॉक्टर ऋतु के जो आंदोलन में जाने के बड़ा मुकदमा है। मेरे ऑफिस में इस देश की सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक रेड हुई है, और एक बार नहीं, दो बार हुई है। पूरी दुनिया ने लाइव देखा है। और मैंने निकल के क्या बोला था, और मेरे ऊपर, मेरे फ़ोन में मैसेजेस हैं, मैं दिखा दूंगा आपके कि जान से मरवा देंगे। मेरे ऊपर एयरपोर्ट से लेके हर जगह तक 85 हमले हो चुके हैं। और मैं यहाँ पे, मेरा पहले का लाइफस्टाइल और आज का लाइफस्टाइल देख लीजिएगा, मेरा पहले का बैंक बैलेंस, इनकम टैक्स रिटर्न्स और आज की रिटर्न्स देख लीजिएगा, ऐसे जा रही हैं। बाकी सबकी ऐसी जाती हैं जो दलाल होते हैं, और उनके कपड़े और शक्ल से नज़र आती हैं। मेरा वज़न कितना गिर गया है, इनकी शक्लें देख लो, क्या चमकदार चेहरे हैं, ये पता लग जाएगा। अब मेरा तो ये है ना कि मैं तो कह रहा हूँ, आइए हम सब लोग आरएसएस को बैन कराने के लिए बात करें। मैं क्या कह रहा हूँ, ये ऑप इंडिया के आर्टिकल में लिखा ही है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आरएसएस के हर वो व्यक्ति जिसने पिछले 10 सालों में जो इनके कार्यकर्ता हैं, जो स्कूटर पे चलते थे मर्सिडीज़ में आ गए, जिनके झोपड़ियाँ थी वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आ गए, उनके खिलाफ करप्शन के केस कीजिए, मेरे पास आइए, मैं करूँगा करप्शन के केस। तो ऐसा एजेंट अगर मैं हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जयराम रमेश जी भी मेरे जैसा एजेंट बन जाए, योगेंद्र यादव जी मेरे जैसा एजेंट बन जाए। टेस्ट क्या है, देखिए मैंने इतने लोगों की आंदोलन में मदद की, एक ही टेस्ट है, जितने बड़े बड़े मैंने काम किए हैं आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ, और कांग्रेस के अंदर और दूसरी पार्टीज़ के अंदर जो एजेंट हैं आरएसएस और बीजेपी के, जब तक व्यक्ति मेरे करीब रहता है तो वो आरएसएस का एजेंट नहीं है। जैसे ही मुझसे हाथ छुड़ाया, उसको सिक्योरिटी मिल जाती है। एग्जाम्पल है, वो टेलीविजन पे आने लगता है बड़ी बड़ी तरीके से। तो ये टेस्ट है। मैं
अपनी जगह पे कायम हूँ। आरएसएस देखिए कुछ ऐसा होता है, कुछ हम आरएसएस के लोग छीन लेते हैं अपनी तरफ, यानी कि मैं, कुछ आरएसएस मेरे लोग छीन लेती है। ये एक द्वंद्व है जो चल रहा है बहुत लंबे टाइम से, चलेगा अभी थोड़े और टाइम तक, जब तक हम आरएसएस को एक तरीके से जनता के सामने पूरी तरह एक्सपोज नहीं कर देते और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ नहीं कर देते। तो पार्टीज भी खड़ी होती, कहीं आप भी कोई बड़े पद की इच्छा तो नहीं रखते हैं? मुझे कौन सा पद चाहिए आप बताओ? मैं क्या छोटा वकील हूँ? बताओ आप लोग, बताओ आप। मैं कितने केस हारा हूँ अपने जीवन में? बड़े बड़े वकीलों के आप डेटा कलेक्ट कर लीजिए और मेरा कलेक्ट कर लीजिए। मैं कमर्शियल कानून कर रहा था और बहुत बहुत बड़े बड़े पैसे कमाता था। ये सब छोड़कर, त्याग कर अहमद पटेल साहब से लड़ाई की मैंने। मैं मिर्चपुर के केस में इन्हीं हुड्डा साहब ने मुझे हटा दिया था। मैं एडिशनल एडवोकेट जनरल था। मैं वो हूँ, मैं सच्चाई के साथ रहता हूँ। तो अब आज खुल गई ना पोल पट्टी सब। अब हरियाणा में क्यों मजबूरी में कांग्रेस पार्टी? ये तो मतलब प्रत्यक्ष किम प्रमाणम हो गया ना। अब तो मैं तो बोल रहा था मशीनों के बारे में, अब पार्टी क्यों बोल, जयराम रमेश जी क्यों बोल रहे हैं जो कि इसके सबसे ज़्यादा खिलाफ थे? क्यों? क्योंकि चोरी पकड़ी गई ना। तो अब क्या कर रहे हैं? बेवकूफ़ बनाने के लिए, सॉरी मैं ऐसा टर्म यूज़ कर रहा हूँ, या धोखा देने के लिए राहुल गांधी जी को एकदम से जाकर ईवीएम के खिलाफ बैठ गए ऐसे अपने एक सहयोगी के साथ लेके। राहुल गांधी के साथ धोखा हो रहा है क्या? धोखा, सरासर धोखा हो रहा है। हाँ। और ये गलती राहुल गांधी जी की भी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जी बच जाएंगे। वो इस वक्त किस पोस्ट पर है उन्हें समझना चाहिए। पूरे देश की आशाएं उनके ऊपर टिकी हुई हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब उनको पता भी है और उन्हें समझना भी चाहिए। इस देश के हर एक उस व्यक्ति ने जिसने नरेंद्र मोदी जी को और बीजेपी को खिलाफ वोट दिया है, और ये मशीनों की धांधली के बावजूद भी 60% लोगों ने नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है। वो उन सब के नेता हैं, उनकी आवाज़ हैं वो। उनकी छोटी सी जिम्मेदारी नहीं है उन्हें धोखा खाने का मतलब उनकी वो नहीं है। ही डजंट हैव दैट जिसको कहते हैं ना लिबर्टी, या ही कैनॉट एक्सरसाइज दिस लिबर्टी टू बी चीटेड। उनके पास इतना लिवरेज नहीं है कि वो धोखा खा लें। पूरा देश की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, वो धोखा नहीं खा सकते। इसलिए उन्हें अपना एक्शन लेना पड़ेगा, और वो जितना अपने मन से काम करेंगे वो उतना अच्छा काम करेंगे। मैंने उन्हें ये स्टडी करके बहुत निष्कर्ष निकाला है। लेकिन अगर वो दूसरों की बातों में आते रहेंगे किसी भी दबाव में, ये सब चोर हैं। जो मशीनों के फेवर में एक शब्द भी बोलता है वो चोर है, मैं कह रहा हूं। और अगर वो इन सब लोगों की बात सुनेंगे, इनकी लच्छेदार बातों में आएंगे, तो वो जनता को धोखा देंगे राहुल गांधी जी। ये मैं आपको उनको साफ साफ बता रहा हूँ। सीधे सीधे स्टैंड है। हरियाणा के लिए क्या मैसेज है? सड़क पे आओ, मशीनों को चुनाव आयोग से डिमांड करो कि जो हमने उनसे टाइम पे वीडियोग्राफी मांगी है, कुछ नहीं और डिमांड है हमारी, वीडियोग्राफी दे दें। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हम ये जो वीडियोग्राफी होती है ना सारी, और सीसीटीवी फुटेज, वो दिखाएंगे। जनता अगर मोदी जी को अगर ये सरकार चल जाए ना, मुझे बता देना, सिर्फ वीडियोग्राफी दिखा दें ये कि किस प्रकार से चुनाव किए हैं। अगर कानून का पालन किया है इन्होंने, वीडियोग्राफी में नजर आ जाएगा ना सब, उससे तो छुपता नहीं है। तो मैं माफी मांगूंगा। दोबारा चुनाव होंगे तुरंत। हरियाणा के बहादुर लोग, पंजाब के बहादुर लोग अगर सड़कों पे आ गए, ये ईवीएम खत्म हो जाएगी। जो कानूनी तरीका है ना पेपर बैलेट से चुनाव होने का, वो पूरे देश में वो शुरू हो जाएगा। ये चलो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।